ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। यानी बुनियादी शब्दों में, साधारण शब्दों में आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई यानी शिक्षा अर्जित करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो डेवलप होगा, वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश भी दुनिया में आगे बढ़ेगा और यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की बाकी चीज़ें, यहाँ का विकास भी आसमान छुएगा। तो अब कुछ ही दिनों के बाद बजट भी पेश होना है। केंद्र सरकार द्वारा ये बजट पेश होगा और जब सरकारें बजट पेश करती हैं तो नज़रें बजट पर होती हैं। वो इसलिए क्योंकि बजट, मैं फिर से साधारण शब्दों में कहूँगा कि जेब में अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो उन 10 रुपयों को कैसे संभालना है, कहाँ पे कितना रुपया यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, कितने रुपए में क्या कुछ खरीदना है, वो बजट तय करके हम अपने घर का भी एक कहीं ना कहीं खर्चा चलाते हैं और अपने घर का किचन भी चलाते हैं। वही बजट पूरे देश के अंदर पेश होता है। उसी बजट के अंदर एक प्रारूप उस बजट को दिया जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, तमाम जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वहाँ उसके लिए बजट को पेश किया जाता है। उस बजट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि कैसे इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाए, इनको मजबूत किया जाए। उसमें एक शिक्षा महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पे बातचीत करेंगे कि आखिर बजट को लेकर, शिक्षा को लेकर यहाँ पर बच्चों को क्या उम्मीदें हैं, टीचर्स को क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ और बढ़ना चाहिए, किस तरह की चीज़ें सुधरनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्योंकि सरकार ने पिछले साल कहीं ना कहीं 2-3 साल पहले एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पर जो है वो लागू की थी पूरे देश के अंदर। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कितना बदलाव शिक्षा में देखने को मिला है, बच्चों ने अपने आप को किस तरह से अलग किया है, किस तरह से अपने आप को डेवलप किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि हमने देखा है दूर दराज इलाकों में, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और गांव के दूर दराज इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर शिक्षा सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है और कमी हमारे नियम या फिर हमारा जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ होती हैं उसमें होती है। उस वजह से हम उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें उनसे ज़्यादा इस देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हर युवा शिक्षित होगा तो ये देश बढ़ेगा, ये देश और ज़्यादा तरक्की करेगा। तो चलिए शिक्षा से जुड़ी आज बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ खास बच्चे स्कूल के जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानने की भी कोशिश करेंगे कि शिक्षा को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या लगता है शिक्षा कितनी ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए और हर युवती के लिए? शिक्षा का होना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर एजुकेशन है तो उसके पास सोर्स है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सके, अपनी अर्निंग खुद की कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अब जो गवर्नमेंट का इस बारी का बजट आया है, उसके जो उन्होंने जो बजट सिलेक्ट किया है वो 73,000 करोड़ का है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए भी कुछ करे और साथ में देश के सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ करें। तो अगर हम अपने हिसाब से, मतलब बच्चों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हमें देखना हो तो हम बाहर की कंट्रीज़ और इंडिया को कंपेयर करें तो बच्चे मोस्टली बाहर जाते हैं पढ़ने, और अगर बाहर जाएं उनका मेन फोकस ये होता है कि वो स्कूल के कैंपसेस देखें। आपको क्या वजहें हैं कि बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई उस लेवल की नहीं है जो उन्हें बाहर जो है बाहर के देशों में भेजना पड़ता है? क्यों, इधर हमारे पास मोस्टली जो इंडियन सोसाइटी है उसका थॉट प्रोसेस यही होता है कि बच्चा पढ़े, उनको ये नहीं होता कि वो कोई एक्टिविटी करे या कुछ। तो बच्चों का, कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन की तरफ लीन होते हैं और कुछ होते हैं जो मोस्टली खेलने कूदने की तरफ होते हैं। पर अगर बच्चे जो पहली चीज़ बच्चा एक स्कूल के उसमें देखता है कि वो कौन से स्कूल में जब वो जाना चाहता है, वो पहली चीज़ यही देखता है कि उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो ये चीज़ नहीं, मतलब अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखता है पर साथ में वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वहाँ की तरफ रुख नहीं होता है, फिर बाहर के देशों की तरफ चले जाते हैं। आखिर में आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम आपने बोला? मान्या। कहाँ के रहने वाले हो आप? जम्मू से? हाँ जी। कौन सी क्लास में, ये भी बता? 12th में। 12th में पढ़ते हैं आप?
चलिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए। तो फिलहाल बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने, कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मजबूती होगी, हमारे स्कूल अच्छे होंगे, हमारे क्लासरूम अच्छे होंगे, तो शिक्षा भी अच्छी होगी। यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अपने देश के अंदर पढ़ेंगे, स्वदेश के अंदर पढ़ेंगे, ना कि विदेश का रुख करेंगे। ऐसा हमने बड़ी बार देखा है और आजकल भी ऐसा हो रहा है। फिलहाल मैं सरदार जी आपके पास आऊँगा, फिर आपके पास भी आऊँगा। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ समरप्रीत सिंह। जी, जम्मू से ही है? हाँ जी सर। क्या कहेंगे शिक्षा के ढांचे को लेकर? इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी अच्छी बात की है, तो आप क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? क्या लगता है कहाँ पर चीज़ें ठीक होनी चाहिए जिससे हमारी शिक्षा और भी मजबूत हो जाए देश में? सर जैसे कि आप जानते हैं 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, हमारी सरकार ने उसे लाया और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सरकार जो बाहर के देश हैं, जो एकदम हाईली डेवलप्ड देश हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहे थे, कम्पिटिटिव बन रहे थे, जो उसमें बहुत चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ उसमें बदलाव हमें ये देखने को मिला है कि जो पहले हमारा सिंपल क्या होता है 10+2 ईयर्स का होता था सीनियर सेकेंडरी, अब उन्होंने 5+3+3+4 का सेटअप किया है, जिसमें कि अपना फंडामेंटल आ जाता है, प्रिपरेटरी आ जाता है, मिडिल आ जाता है और सेकेंडरी आ जाता है। और सरकार ने एक सबसे अच्छी बात की है कि आपने देखा होगा बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बट उनको जॉब फाइंड करने में बहुत इशू आता है। और सरकार ने इसमें ये प्रस्थान किया कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी ऐड कर दी है। 6वीं कक्षा से ही जैसे ही बच्चा पहुंच जाएगा तब से उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप शुरू हो जाएंगी, ताकि वो समाज के लिए एकदम तैयार हो जाए। पढ़ने के बाद उसे ये ना सोचना पड़े कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। पॉलिसी तो लागू कर दी गई है, उस आधार पे काम भी हो रहा है, लेकिन भविष्य में आप क्या करते हैं? मतलब क्या आना चाहिए और क्या चीज़ें बदलनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में खासकर? शिक्षा के क्षेत्र में पहली बात जो बदलना चाहिए, बाकी इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह निकाली हैं, बट जो सिलेबस है, सिलेबस अभी वही आउटडेटेड चल रहा है। तो अगर इस सिलेबस को बदलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में बच्चे हैं, उन्हें उतना एजुकेशन प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। सिटी वाले बच्चे तो चलो कुछ करके पढ़ ही लेंगे, बट जो बैकवर्ड एरिया है उन बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड नहीं है अच्छे से। टेक्नोलॉजी का भी जो इंटीग्रेशन है इनको अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज आजकल तो आपको पता ही AI का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसका इनको इंटीग्रेशन करना चाहिए अच्छे से, ताकि उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों को। ओके, आपका क्या नाम है? अनसब मलिक। क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? दोनों विद्यार्थी जो आपके साथ हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी अन्य चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आपके विचार में क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए शिक्षा के हिसाब से? क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जो शिक्षा है वो एक विकास की कुंजी है, ठीक है। और एक छात्र के तौर पे मेरे को लगता है कि भारत में कहीं जगह प्रोग्रेस हो रही है शिक्षा को लेके और कहीं जगह चैलेंजेस भी बहुत हैं। अगर प्रोग्रेस की बात करें, जैसे कि इन्हें ऑलरेडी कहा है कि काफ़ी स्कीम्स आई, काफ़ी इनिशिएटिव्स आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, RTE आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गवर्नमेंट स्कूल के लिए मिड डे मील स्कीम आया, ठीक है। काफ़ी मतलब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आती है रिफॉर्म्स की। हम बहुत लाख करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, हम स्किल बेस्ड लर्निंग में बिल्कुल नहीं जाते हैं। हमने देखा है कि बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में रॉट लर्निंग होती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमें अब एज ही जस्ट मेंशन दैट कि AI का ज़माना है, तो वी हैव टू स्विच लाइक टू AI लाइक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, राइट। और नेक्स्ट हमारा आता है कि रादर देन इनइक्वालिटी, राइट, इनइक्वालिटी बिटवीन अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड, ठीक है। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो बैकवर्ड रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, उनके जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन वो लोग कभी आगे नहीं आ पाते हैं, बट जस्ट ऑन द अदर साइड, बट अदरवाइज दे आर गुड इन एजुकेशन, राइट। और अगर दूसरी साइड हम आते हैं जैसे रिच पीपल। समानता की भी ज़रूरत है कहीं, मतलब अमीर बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तो गरीब बच्चों के लिए वो वहाँ पर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पीछे रहना पड़ रहा है। उसमें भी सरकार को सोचना चाहिए, कुछ पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो गरीब बच्चे भी सही स्कूलों में पढ़ पाएँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब ऐसे बैकवर्ड क्लासेस करते हैं। अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देख लो, इनका बहुत अच्छा मतलब रहा है रिसेंटली। अब कुछ जगह है जैसे बहुत रूरल एरियाज, जम्मू कश्मीर के देख लो, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे एक बेसिक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पहुंच रही है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लाइक आप एक काइंड ऑफ सर्वे रखें जिसमें आप बताएं कि कितना टीचर का लाइक अटेंडेंस रेशियो जा रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसी लर्निंग है। और बेसिकली तो मैं कहूँगा कंसेप्ट लर्निंग होनी चाहिए रादर देन रॉट लर्निंग। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। 3 बच्चों ने इस वक्त हमारे साथ अपने अपने विचार रखे शिक्षा को लेकर। अब ज़रा इनके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं जो इनको पढ़ाते हैं, इनको शिक्षा देते हैं और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनका विकास करते हैं हर तरफ से, चाहे वो मानसिक विकास हो या बाकी अन्य चीज़ें हों।
तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, तो इनसे भी बात करना ज़रूरी बनता है। मैम, क्या कुछ कहेंगे आप शिक्षा को लेकर? इन तीनों बच्चों ने बहुत ही बेहतर ढंग से और गहराई से इन्होंने समझाया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। क्या लगता है बजट में और क्या कुछ खास होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है हमारे जम्मू कश्मीर में जो इलाके आतंकवाद से ग्रस्त हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को आर्मी की वहाँ पे रेशियो बढ़ा देनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे टीचर्स भी सेफ़ फील करें जाना, और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे उनका एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाए। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट हमारे लिए अभी क्या कर सकती है कि वो यहाँ के आईटी सेक्टर में और यहाँ पे इंटरनेट में थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, सो दैट हमारे यहाँ पे थोड़ा डिजिटल लर्निंग स्टार्ट हो जाए। देन ऑलरेडी यहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं अपने बच्चों की, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने मैम, और बहुत ही बढ़िया बात कही कि जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारा जम्मू कश्मीर आज से नहीं बल्कि 1990 से आतंक से प्रभावित है, और इसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं हर सेक्टर में पड़ा है। हर सेक्टर इससे प्रभावित है, और आज भी 90 से लेकर आज तक जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, जम्मू के अंदर हों, कश्मीर के अंदर हों, हर जगह शिक्षा पे गहरा असर पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर बॉर्डर के इलाके जहाँ पर डर के लोग जो हैं वो डर के साए में घरों के अंदर रहते हैं, वो स्कूलों का रुख नहीं करते हैं। बच्चों को जो अभिभावक हैं वो उन्हें स्कूल के लिए भेजने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते, क्योंकि डर है, आतंकवाद है। तो उस क्षेत्र में भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। हालांकि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है, लेकिन उसके बाद भी जम्मू के अंदर जो है वो आतंकी हमले हो रहे हैं। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अदीबा। क्या कहेंगे? मैम ने कहा कि जो दूर दराज के इलाके हैं तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, खासतौर पर बॉर्डर के एरियाज़, वहाँ पर डर रहता है क्या कहीं आतंकवाद ना आ जाए, कहीं हमला ना हो जाए, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो शिक्षा नहीं अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो सरकार है वो आर्मी तो भेजती है, बट उन्हें ज़रूरी है कि वो इन जगहों पर लोगों में ये विश्वास पैदा कर सकें कि ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो इन जगह पे होते हैं उनमें ये डर हमेशा रहता है कि शायद अभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेज दें तो आते वक्त वो घर ना आ पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सरकार जो है वो इतना विश्वास दिला सके उन लोगों में, उनको इतना भरोसा दिला सके, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इतनी बता सके कि वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। ठीक है, आपसे बात नहीं हुई थी, बताइए आपका नाम क्या है? हरनूर। क्या पूरा सरकार पे हम छोड़ दें कि सरकार जैसे चलाएगी वैसे हमने चलना है, लेकिन एक नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है या होनी चाहिए कि शिक्षा को कैसे हमने चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक सोच होनी चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा है, इसको भेजूंगा तो तब जाके इसका भविष्य बनेगा। हालांकि सरकार पर निर्भर रहेंगे तो वो बच्चे को उठा के तो नहीं लाएगा। तो इस पर आपके क्या विचार? सामाजिक जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए और सामाजिक असमानता को हमें कम करना चाहिए इसके लिए। और अगर हमें शिक्षा को प्रभावित करना है तो हमें ये कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। और टेक्नोलॉजी तो है मस्त, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। कंप्यूटर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई, इंटरनेट से पढ़ाई, पुस्तकालय और काउंसलिंग का निर्माण करें या बाकी अन्य चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले बजट में तो रखी थी, सरकार की तरफ से रखी गई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर भी बजट आया था, और सबसे मुख्य और सबसे खास बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मुख्य धारा के तहत जोड़ा गया, यानी जब धारा 370 को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद यहाँ पर कितना बदलाव हुआ, क्या चीज़ें बदली और किन किन क्षेत्रों में बदलाव हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जब जम्मू कश्मीर के एलजी ने कुछ समय पहले एक बयान में कहा था कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, यानी एडमिशन के बाद उन्होंने अपने स्कूल को छोड़कर अपने घर की तरफ गए थे, लेकिन लगभग 86,000 ऐसे बच्चे हैं, 86,000 ये आंकड़ा है, जो वापस सरकार की तरफ से जो एक कदम रहा है उनको वापस लाने में सफल हुई है, और दोबारा से उनको एडमिशन जो है वो स्कूलों के अंदर दिलाई गई है। तो यानी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। आपका नाम क्या है? आध्या। आपने आते आते मुझे बताया था कि मुझे इससे जुड़ा सवाल पूछना, जो आप बताएंगे मैं वही पूछूंगा। बताइए, क्या आपने किस आधार पर, किस शिक्षा के क्षेत्र में, किस पर आप बात करेंगे? जो सवाल मैं चाहती थी आप मेरे से पूछे, ये मैं इसलिए चाहती थी क्योंकि ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है और इस पे आजकल कोई बात ही नहीं करता है। और वो ये है कि हमारे देश में IITs हैं, एम्स हैं, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि IIT ग्रेजुएट्स विदेश जाकर वहाँ के CEOs बन रहे हैं। हमारे देश में उनका योगदान बहुत कम है। और ऐसा क्यों है? क्या ये सुंदर पिचाई की गलती है कि वो बाहर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश में क्या होता है कि
देश बढ़ रहा है लेकिन अमेरिका आगे बढ़ रहा है। और ऐसा पता है क्यों होता है कि आप देखो, एक आईआईटी ग्रेजुएट है, उसके लिए गोदरेज या फिर बिरला जैसी कंपनीज का सीईओ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंडिया का बंदा वो सीईओ नहीं बन सकता एक इंडिया की कंपनी का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इंडिया के अंदर फैमिली बिजनेसेस बहुत होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर हम नेपोटिज्म बहुत होता है जो बाहर नहीं होता। यूएसए और कनाडा, आंध्र प्रदेश में, इंडिया में आंध्र प्रदेश से 19% लोग जाते हैं बाहर। क्यों इतना ज़्यादा उनका आंकड़ा क्यों है? वो इसलिए है कि यूएसए और कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और वो इंडिया में नहीं है। 50% ऑफ इंडिया के जो युवा हैं जो बाहर जाते हैं, उनमें से 50% वो हैं जो बाहर वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में वो कोर्सेज़ ही नहीं हैं। तो मैं इस समस्या को आगे लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो समस्या है इससे हमारे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल ख़त्म हो रहा है और हमारे देश के अंदर बहुत टैलेंट है। हमारा युवा क्यों बाहर जा रहा है? उनको हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार की पॉलिसीज़ में कमी है, जो इस वजह से हमारे युवा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और जो भी बन रहे हैं वो बाहर जाके बन रहे हैं। तालियां हो जाए एक बार, सर तालियां दिखाएं इनको, क्योंकि बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, खास तौर पर जो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं। आप इतना नर्वस क्यों थे? पहले आपने कहा कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें कह दी। हाँ, मैं नर्वस नहीं थी वो। चलिए मैम के पास भी जाना चाहेंगे। मैम, आपके बच्चे इतने अच्छा बोल रहे हैं और आप कह रहे थे कि नर्वस, क्या कहना रहेगा आपका, खास तौर पर जब बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए उन्हें जो उनके माता पिता हैं वो भेज देते हैं, वजह क्या है? क्या बच्चे ने जो बोला वो सही है? ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बच्चे क्यों बाहर जाते हैं। ये रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड खुद बाहर गई है, तो उसका रीज़न ये था कि JNK में स्कोप नहीं है। मैं जितनी भी इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं जितनी मर्जी बुद्धिमान हो जाऊंगी ना, यहाँ कहीं ना एक रुकावट आती ही आती है जो बाहर नहीं है। आप काबिल हो ना, आपकी काबिलियत पे वहाँ जज किया जाएगा आपको, ना कि आपके कास्ट पे, आपकी आर्थिक व्यवस्था पे। ऐसा नहीं है कि आप किस परिवार से पूछा जाएगा, नहीं। वहाँ पे एक और चीज़ है वहाँ पे कि वहाँ पर हमारा जो पहले गुरुकुल सिस्टम था, हम लोग गुरुकुल एक प्रणाली थी, पद्धति थी हमारी कि हर 100 मीटर के दायरे में प्री प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हमारे देश में ये ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर अभी भी है। बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल जो है 100 मीटर 100 मीटर के दायरे में है, ताकि माँ बाप आराम से बच्चों को स्कूल भेज सकें। बड़े ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाना पसंद करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, क्या वाकई में पॉलिसीज़ को और सुधारने की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर? हाँ जी, सरकार जो है बहुत से कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी सरकार को बहुत चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैम ने भी बात की, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि बहुत हमारे यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप की जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो बाहर जाने से बेटर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। मिलती हैं उस पर काम किया जा सके। मैं आपके पास भी लौटता हूँ, पहले अभी 2 बच्चे हैं उनके पास भी जाएंगे, क्यों नाराज़ नहीं होना चाहिए कोई भाई, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा ये पूरा प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम है और शिक्षा से जुड़ी बातें ही होंगी आज। आपका क्या नाम है? आयशा। क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? और बजट आने वाला है, बजट में क्या क्या उम्मीदें रहने वाली हैं, किन किन क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा को लेकर? सर, मैं पहले बोलूँगी कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट को लगता है कि एजुकेशन एक्सपेंसिव है, दे शुड ट्राई इग्नोरेंस। फर्स्टली हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो बहुत ऐसा बैकवर्ड है या वहाँ वो लैक कर रहा है किसी चीज़ में, पर मैं ये बोलूँगी जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा। मैं खुद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव सीन द स्कूल्स जहाँ पर बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है। अगर स्कूल बिल्डिंग्स हैं भी तो वो इतनी एडवर्स कंडीशंस में या इतनी वर्स्ट कंडीशंस में कि वहाँ पर बच्चा पढ़े तो वो कैसे पढ़े, उसका इंटरेस्ट लैक हो रहा है। सेकेंडली, आई थिंक जेंडर स्टीरियोटाइप्स और इनइक्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि जेंडर में बायसनेस तो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन तो हर एक छात्र का हक है और हमारे संविधान में भी राइट टू एजुकेशन का मेंशन किया गया एंड आई थिंक अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमारे संविधान में मेंशन नहीं होता जी। और आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोसाइटी का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए और इसमें मैं अवेयरनेस, बाय सेइंग अवेयरनेस आई डोंट मीन कि हमें कैंपेनिंग करनी चाहिए। आई मीन कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, तो आई थिंक हम AI की यूज़ से, हम सोशल मीडियाज़ की मदद से ये सब कर सकते हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों पे फोकस रहे तो। आपका क्या नाम है? तरणप्रीत कौर। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता, यानी बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, इस पर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी उसको बचाओ और उसके बाद पढ़ाओ। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं पहले,
इतिहास में देखी हैं कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। हालांकि आज का वो दौर है जहां पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखा जाए। क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा कदम है सरकार का और इस पर और कितना काम करने की ज़रूरत है आने वाले समय? देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे देश की हर लड़की को समान अभिमान मिले और वो पढ़ाई करने में आगे जा सके। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें गरीबी सबसे मुख्य कारण है। जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी की तुलना बेटे को पढ़ाना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उनको लगता है कि बेटा है, बेटी की तो शादी हो जाएगी, तो बेटा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। हमें इन सब कारणों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की शिक्षा में प्रवेश करती है, ना केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर आगे बढ़ती है, वो समाज और पूरे राष्ट्र के स्तर पर भी आगे बढ़ती है। वो कहती है ना, एक लड़की 2 परिवारों की 2 पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है, एक शिक्षित महिला। ओके, बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, सभी ने बहुत ही अच्छा कहा है शिक्षा को लेकर। खास तौर पर आपसे आखिरी बार एक मैसेज, मैं फिर से 2-3 लोगों से एक मैसेज ज़रूर लूँगा उन सभी बच्चों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। बजट की बात हो रही है तो मैं बजट की रिलेटेड एक बात बताऊंगी कि आजकल इनोवेशन और रिसर्च का ज़माना है। हमारे भारत में बजट में खाली 0.1% जाता है पैसा खाली इनोवेशन को, रिसर्च को। हमारे देश में कोई साइंटिस्ट, कोई बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं निकल के आ रहा? वो इसीलिए क्योंकि हमारी सरकार को इन चीज़ों को, खाली मेडिकल और इंजीनियरिंग को नहीं, बट और चीज़ों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का ज़माना है। और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द हमें NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसका केस हम IIM जम्मू में भी देख रहे हैं। IIM जम्मू में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। तो आई गेस इम्प्लीमेंटेशन और सोशल मीडिया का यूज़ करके हम एजुकेशन को बढ़ाएं। सबसे बात होगी, बहुत अच्छा सबने कहा और सबने अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने विचार यहाँ पर जाहिर किए और उम्मीद है कि सरकार इस आधार पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा को लेकर, शिक्षा को कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर भी काम करेगी। हालांकि करते आ रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद बदलाव हुए हैं और दावा कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस पर पूरा फोकस कर रही है। फिलहाल मैम, आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे अभी लास्ट पर बच्ची ने कहा, बहुत ही अच्छी बातें सभी ने कही हैं। क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी बजट से और क्या लगता है किस तरह, किन किन क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं इन सबका यही निष्कर्ष निकालती हूँ कि सरकार ने NEP के द्वारा बहुत एफर्ट्स डाले हैं। हमारा साक्षरता दर जो है वो 77.7% बढ़ा है 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने बोला, आतंकवाद की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बंकर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए हर स्कूल भवन में, ताकि अगर कुछ बाई चांस ऐसा हो जाता है, जैसे कठुआ में अटैक हो रहा है, डोडा में अटैक हो रहा है, अभी तो वो लोग सिर्फ आर्मी के सेक्टर्स पे फोकस, खुदा ना खास्ता अगर वो पहले की तरह स्कूल्स पर आ जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़े लेवल का उसका असर मात्र उन एरियाज में नहीं बल्कि सिटीज़ में भी पड़ता है। सिटीज़ में भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है हर स्कूल भवन में बंकर सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली जम्मू JNK रीजन में, ताकि खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो हम इस चीज़ से डील कर सकें। ऑल्सो हमें अपने पुलिस फोर्सेस, बेल्ट फोर्सेस की मदद की ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों को स्कूल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। बच्चियां जो आती हैं, लड़कियों को पेरेंट्स भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कहा। मैं आखिरी आपसे जवाब लूँगा। खासकर नार्को टेररिज्म ये शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है इन दिनों में। क्या कहेंगे, सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इस पर भी? सर, सरकार को वैसे तो अब ऐसी जनरेशन है कि बच्चे खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड दीज थिंग्स। तो बिल्कुल सरकार को अवेयर रहना चाहिए और इसके लिए सरकार का एजुकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, आखिरी मैसेज। ठीक है, आखिरी। हाँ जी, हमें बहुत उम्मीदें हैं। सरकार आने वाले टाइम पे और ज़्यादा सुविधाएं देगी बच्चों को, जिससे शिक्षकों की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो और ज़्यादा ऊंची स्तर पर पहुंचेगी। ओके, क्या मैसेज देंगे आखिरी पर? सर, हम सभी को यही उम्मीदें हैं कि जो गवर्नमेंट बजट आने वाला है, रिवाइज बजट आने वाला है, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसकी वजह से ना
बल्कि हमारे बच्चों का, बल्कि हमारी टीचर्स का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करी जानी चाहिए, सो दैट रूरल एरियाज़ में जो मिलिटेंसी वाले एरियाज़ हैं, जो हमारे विंटर जोन के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ के टीचर्स अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन हर टाइम पे प्रोवाइड करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए। तो ये तमाम बच्चों ने कहा कि किस तरह से हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, खास तौर पर एजुकेशन के सेक्टर में कोई ना कोई बढ़ावा सरकार की तरफ से देना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, इस पूरे चर्चा के दौरान सामने निकल कर आई, वो ये आई कि जहाँ पर आतंकवाद है वहाँ पर शिक्षा प्रभावित है, और यहाँ पर सरकार को और काम करने की ज़रूरत है। आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है उस पर और काम करने की ज़रूरत है, ताकि इससे हमारी शिक्षा प्रभावित ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी अन्य चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के अंदर भी आती हैं। खासकर रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं हैं, सीधे ओपन में उन्हें पढ़ाया जाता है। तो उस पर फोकस किया जाना चाहिए। एक सर्वे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर गांव के इलाकों में होना चाहिए, ताकि कहां पर कमियां हैं, कहां पर इन कमियों को पूरा किया जा सकता है। तो आज का ये खास प्रोग्राम बजट पर था, और भी इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस समय हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।